हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार से फिर से स्वागत है आपका एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। और आज हम डेली सेकेंड ईयर यूनिट फर्स्ट मैथ्स का लेने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट का ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया है, परिकल्पना के महत्व एवं उपयोग का वर्णन कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परिकल्पना क्या है। जिसको पता है, जो जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो प्रीवियस लेक्चर देख के आइए, फिर यहाँ तक पहुँचिए। तो हम आज उसके क्या कहेंगे, महत्व या उपयोग के बारे में लिखें। तो जब भी हमें क्वेश्चन में महत्व या उपयोग पूछे, एक ही बात है, या उसे पूछे कि परिकल्पना के लक्षण लिखे, वो एक ही बात है। बस हमारा लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। अगर लक्षण पूछेंगे तो इस रीच में लिखेंगे जैसे हम लिख रहे हैं। महत्व पूछेंगे तो कैसे लिखेंगे, परिकल्पना महत्व क्या, परिकल्पना परीक्षण योग्य होती है। ठीक है, परीक्षण योग्य है। तो ये सब क्या हो जाएगा, उसके लिखने का तरीका बदल जाएगा। सेम चीज़ लिखेंगे, बस उसको उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। ठीक है, तो हम देख लेंगे उसके महत्व, उपयोग या लक्षण क्या हो सकते। कई बार हमें क्या होता है, जैसे हमारा क्वेश्चन में क्या महत्व या उपयोग लिखा हुआ, बट कई बार हमें लक्षण पूछ ले तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि कैसे लिखेंगे। तो लक्षण भी सेम ही होते हैं, बस उसी में से हमें निकालना होते हैं। ठीक है, पहला देख लेते हैं, परिकल्पना परीक्षण योग्य हो। परिकल्पना मतलब क्या होता है। परिकल्पना मतलब होता है, जैसे कोई प्रॉब्लम है हमारे सामने और हम सोच रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन हमें ऐसा मिलेगा। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कोरोना वायरस का दिया था, उसके सिम्टम देख के हम परिकल्पना कर रहे थे कि ये एक वायरस के सिम्टम है। फिर हमने सिद्ध करा हाँ ये वायरस है। तो जो हम क्या सोच रहे हैं आगे जाके कि ये वायरस के सिम्टम है, अभी हमें कंफर्म नहीं है कि हाँ ये वायरस के सिम्टम है, वायरस को जैसे ऐसा हो रहा है, बट हमें हम खुद ही उत्तर दे रहे हैं हाँ वायरस को जैसे। तो वो क्या है, आपकी परिकल्पना है। और उस परिकल्पना के हम टेस्ट कर पाए। हमने सोचा वायरस के लक्षण है, क्या हम उसका टेस्ट कर पा रहे, क्या हम सिद्ध कर पा रहे हैं वायरस है या नहीं, है ना। कोई ज़रूरी नहीं हमारा सही हो, लेकिन हम उसे टेस्ट तो कर पा रहे हैं। अगर वो टेस्ट करने योग्य है तो मतलब वो क्या है, परिकल्पना है। और परिकल्पना के लक्षण है कि वो टेस्ट करने योग्य होते, उसकी महत्व है ये कि वो टेस्ट करने योग्य है। ठीक है, महत्व है कि परिकल्पना का हम टेस्ट कर सकते हैं। आई बात समझ। दूसरा है, परिकल्पना का अनुसंधान के अन्य उप परिकल्पनाओं, परिकल्पना को ही परिकल्पना या हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, अन्य उप परिकल्पनाओं से सामान्य तालमेल होता है। जो परिकल्पना होती है, एक हाइपोथेसिस हमने बनाई, तो जो उससे रिलेटेड दूसरी, जो हम रिसर्च करते हैं उससे रिलेटेड दूसरी अगर कोई हाइपोथेसिस है तो उससे क्या करते हैं, वो मैच करते हैं, उससे उसका कुछ सामान्य तालमेल होता है। सामान्य तालमेल जैसे कि हमने कोरोना वायरस के टाइम कोरोना के सिम्टम देखे, किसके सिम्टम थे, वो वायरस के थे। वायरस से तो जो दूसरी डिजीज होगी, जैसे कि हमें सर्दी जुकाम किससे होता है, वायरस से होता है ना, वायरस उसका कॉज होता है। तो उसके उस जो हमारे सर्दी जुकाम है उससे भी उसके सिम्टम तालमेल खा रहे थे, खाते कि नहीं खाते हैं। तो वही है कि जो दूसरी परिकल्पना होगी उससे भी सामान्य तालमेल खाते। सामान्य 100% नहीं, कुछ विशिष्ट होगा जो हमें स्पेसिफाई करेगा कि हाँ ये जुकाम के लक्षण है और ये कोरोना वायरस के लक्षण है। तो हर परिकल्पना में यही होता है, कुछ सामान्य तालमेल दूसरे से खाती, लेकिन कुछ उसमें डिफरेंस होगा जो उसे एक दूसरे से उसको अलग करेगी। ठीक है, परिकल्पना छोटा और स्पष्ट आधार होने, परिकल्पना छोटी होनी चाहिए, लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए, कुछ पता नहीं क्या क्या सोचते जा रहे हैं, और स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे ये जो लक्षण हैं ये वायरस के हैं, उसके बाद हमें क्या करेंगे, उसका टेस्ट करेंगे वायरस को लेके, जो हमें वायरस के बारे में पहले से हमें पता है कि वायरस के जो लक्षण आते हैं इस तरह से आते हैं। वायरस का होगा तो उसका जेनेटिक मटीरियल ये होगा, उसका कोडिंग ऐसी हो गई, उसको हम एंटी वायरल बनाएंगे तो इस तरह से उसको क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। तो ये सब बातें क्या होती हैं, स्पष्ट होती हैं, पता होती हैं। ठीक है, तो और छोटी स्पष्ट होनी, ये नहीं ये नहीं होना चाहिए कि हमें कोई सिम्टम आ रहे हैं हम कन्फ्यूज, वायरस के हैं, बैक्टीरिया के हैं, फंगी के हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हर चीज़ यहाँ पे मैं बीमारी से लेके चल रही हूँ क्योंकि कोरोना वायरस लेटेस्ट टॉपिक था तो इसलिए लेके चल रही हूँ, बट किसी भी हम यहाँ पे ज़्यादा करके टीचिंग से लेके हम हाइपोथेसिस को बनाते हैं। ठीक है, टीचिंग से लेके कैसे हो सकती है हाइपोथेसिस, चलो यही बात कर लेते हैं यहाँ पे। टीचिंग से लेके जैसे कि कोई बच्चा अशुद्ध लिखता है, ठीक है, ये क्या प्रॉब्लम है, अब हमारी हाइपोथेसिस क्या हो सकती है, उसे हम ठीक कैसे हम ये हाइपोथेसिस बनाएंगे कि हम उसे डिक्टेशन कराएंगे। ठीक है, लेकिन अब हम उसे डिक्टेशन कराएंगे, लेकिन हमें पहले उससे पहले हम ये हो सकता है कि इसे जो हमारे उच्चारण है,
साउंड में जो डिफरेंस है, जैसे सा, 3 सा होते हैं, तो उन तीनों सा का जो डिफरेंस साउंड आ रहा है, क्या वो उसको कैच कर पा रहा है? क्या उसमें डिफरेंस कर पा रहा है तीनों सा के? उसमें हो सकता है उसकी इसलिए गलती हो, मात्रा छोटी लगेगी या बड़ी लगेगी, उससे डिफरेंस पता नहीं चल रहा होगा साउंड के, कहाँ पे छोटी के साउंड आ रहा है, कहाँ पे बड़ी के साउंड आ रहा है। तो हम वो परिकल्पना करते हैं। तो हमने पहली परिकल्पना की, हो सकता है कि इसको साउंड का डिफरेंस है, हम चेक करेंगे उसका साउंड का डिफरेंस सही है कि नहीं, वो साउंड का डिफरेंस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो मतलब हमारी परिकल्पना गलत थी, क्योंकि उसको साउंड का डिफरेंस है, वो उसका शुद्ध लिखने का कारण नहीं है। तो फिर हम उसका प्रैक्टिस देखेंगे, या इसकी प्रैक्टिस कम है, या कोई दूसरा रीजन है, वो ढूंढेंगे। ठीक है, तो हम दूसरा रीजन ढूंढते हैं, और अगर वो रीजन होता है तो हम उस पर काम करते हैं, तो वो क्या हो गया, उसके समाधान हो गया। तो स्पष्ट आधार होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या है। तो इस तरह से परिकल्पना हम क्या अपनी टीचिंग में बनाते हैं। परिकल्पना स्पष्ट प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर होता है। ठीक है, स्पष्ट प्रश्न होते हैं, जैसे मैंने बोला कि बच्चा अशुद्ध लिख रहा है, प्रश्न स्पष्ट था, उसका हाइपोथेटिक उत्तर क्या होगा, उससे साउंड में डिफरेंस नहीं आ रहा है, उससे छोटी मात्रा बड़ी मात्रा का पता नहीं चल रहा है, तो वो क्या हो गया, उसका स्पष्ट उत्तर होगा। फिर हम उसको रिसर्च करेंगे, हाँ ये सही है या नहीं है, या कुछ और रीजन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। परिकल्पना सामान्यीकरण से विशिष्ट होनी चाहिए तथा विस्तार से सीमित होनी चाहिए। सामान्यीकरण मतलब जैसे इसी को लेते हैं, आप अशुद्ध लिख रहा है, अशुद्ध लिखने का सामान्यीकरण है कि सभी बच्चे अशुद्ध लिखते हैं। विशिष्ट अशुद्ध लिखने का कारण बहुत हो सकते हैं, उसने प्रैक्टिस कम है, उसे साउंड में डिफरेंस नहीं है, उसे बड़ी मात्रा छोटी मात्रा का पता नहीं है, उसे मात्राओं का ज्ञान नहीं है। ठीक है, विशिष्ट हो सकते कोई एक, उसे मात्राओं का ज्ञान नहीं, इसलिए गलतियाँ रहे, कहाँ पे आधा शब्द आएगा, कहाँ पे पूरा शब्द आएगा, इसलिए गलती हो रही है। कोई एक रीजन जब हम उसका ढूंढ लेते हैं, उसका जिस वजह से वो गलतियाँ करें वो ढूंढ लेते हैं, वो विशिष्ट हो जाता है। विस्तार था जब हमने सब चीज़ें सोची कि ये रीजन है। परिकल्पना हम उसको सही इस तरह से करेंगे, उत्तर हो गया। और कोई स्पेसिफिक हम उसका ढूंढ लेते हैं, तो वो हो गया उसका सीमित रूप। आई बात समझ में? अगला, परिकल्पना मात्रात्मक रूप से कहा जा सकता है। परिकल्पना को हम मात्रात्मक रूप से कह सकते हैं। जैसे कोई बच्चा गलत लिख रहा है, वो 100% चीज़ें गलत लिख रहा है, सारी ही बातें उसकी गलत है, या उसकी 10% गलती है ना। अगर उसकी सिर्फ मात्राएं उसे समझने में नहीं आती, तो उसके क्या होंगे, लगभग 50% चीज़ें गलत होंगी। अगर उससे थोड़ा सा, जैसे सा 3 है, तीनों सा के साउंड में ये वाला सा, ये वाला सा और ये वाला सा, तीनों सा के साउंड में अगर उसे डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है, तो उसकी गलतियाँ कितनी हो गई, मात्र 10% गलतियाँ उसकी वहाँ पे हो गई। तो मतलब क्या है, हम उसे मात्रात्मक रूप से बता पा रहे हैं कि उसकी अपनी परिकल्पना को हम मात्रात्मक रूप से बता पाते हैं, जब हम उसको शुद्ध करेंगे कि हमने कितनी % शुद्ध करी है, इससे कितना % रिजल्ट हमको मिल जाएगा। ठीक है, परिकल्पना प्रकृति के ज्ञात नियमों के विरोधी या प्रतिकूल, मैंने काट के इसलिए लिखा है क्योंकि बुक में प्रतिकूल लिखा होता तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। ठीक है, जब मैं लिख रही तो मेरे दिमाग में विरोधी आया तो मैंने विरोधी लिख दिया था। विरोधी या प्रतिकूल नहीं होना, जो प्रकृति के नियम है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये नहीं कि उससे कुछ उल्टा आप कर रहे हो। ठीक है, तर्क शास्त्रीय और सरल होने चाहिए, मतलब उसका कुछ तर्क होने चाहिए। परिकल्पना हमने ली, जैसे कि कोई बच्चा गलत लिख रहा है तो उसकी परिकल्पना जो हम लेंगे उसको उससे तर्क होना चाहिए कि हाँ उसे साउंड समझ नहीं आ रहा है, उसकी प्रैक्टिस कम है, उसे मात्राएं नहीं आती हैं, उसे ब्रैकेटें नहीं आती, उसे आ नहीं, तो जो भी हम परिकल्पना बनाएं जिस भी बेस पे हमें प्रॉब्लम लगेगी, है ना। ये नहीं है कि हमने हमारे क्या है परिकल्पना कुछ उठपटांगे, उसे अशुद्ध लिख रहा है क्योंकि हम बोले इसका दिमाग ही कम है। क्या ये सही है? हो सकता है उसका दिमाग कम ना हो भी सकता है कम हो, लेकिन 99% केस में ऐसा होता है दिमाग कम नहीं होता है, कमी होती है प्रैक्टिस की, उसे उस लेवल पे उसे डीपली समझाया नहीं गया होता है बच्चे को। ठीक है, तो इस तरह की हमें परिकल्पना बनानी चाहिए। परिकल्पना सत्याभासी हो, तर्क युक्त हो और समाधान योग्य। परिकल्पना ऐसी बननी चाहिए कि हमें विश्वास होना चाहिए कि जो परिकल्पना हमने बनाई है वो 100% सही है, वो सही सिद्ध होगी। ऐसा नहीं हम कुछ भी परिकल्पना बना रहे हैं, हमें अंदर से खुद ही पता है कि हाँ मैंने परिकल्पना तो बनाई लेकिन एक गलती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें सत्य का आभास होना चाहिए, पता होना चाहिए आगे जाके सत्य सिद्ध होगी। तर्क होना चाहिए उसमें, और जो प्रॉब्लम है उसके समाधान योग्य होना चाहिए। उस परिकल्पना से हमारी प्रॉब्लम का समाधान निकलना चाहिए। लास्ट है व्यापक एवं बहुल्य परिमाण गर्भिता के तत्व विद्यमान हो। परिकल्पना व्यापक होनी चाहिए, बहुल्य परिणाम गर्भिता के तत्व क्या होने चाहिए, उसमें विद्यमान होने चाहिए। तो ये हो गए परिकल्पना के आप लक्षण कह लीजिए, आप महत्व कह लीजिए, योग उसके उपयोग कह लीजिए। अब बात आती है परिकल्पना की विशेषताएं क्या हैं। अगर हम परिकल्पना की विशेषताओं की बात करते हैं तो
पहले देख लेते हैं परिकल्पना की विशेषताएं। पहली विशेषता है परिकल्पना का रूप विशिष्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, परिकल्पना अवधारणात्मक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए, जो उसका कॉन्सेप्ट है उस स्पष्ट होना चाहिए कि क्या है। ये ना हो कि चाहे 10 लोग उसको करें या 1000 लोग करें या एक ही लोग करें, उसका आंसर हमेशा एक ही निकलना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, परिकल्पना उपलब्ध तकनीकी से संबंधित होनी चाहिए, मतलब परिकल्पना जो हमारे पास परिकल्पना और नापने के साधन है उसके अकॉर्डिंग होने, मतलब हम परिकल्पना को नाप सकें। ऐसा ना हो कि हम उससे नाप ही नहीं पा रहे, उसका परीक्षण ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। परिकल्पना समस्या का पर्याप्त उत्तर हो, जो परिकल्पना है वो समस्या का समाधान करने योग्य, समस्या का उत्तर उसमें हमें मिलना चाहिए। परिकल्पना सिद्धांतों के किसी भाग से संबंधित होने, जो सिद्धांत पहले से डिसाइड कर रखे हैं उस पर उसके किसी भाग पे उसे खरा उतरना चाहिए, किसी भाग के योग्य होना चाहिए। परिकल्पना समस्या का समाधान परिकल्पना समस्या का सरलतम उत्तर होने, परिकल्पना जो उत्तर मिले वो कैसा होना चाहिए, सरलतम होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि साधारण व्यक्ति भी उसको समझ सके, ये ना हो उसमें बहुत टेक्निकल वर्ड है, केवल विशेषज्ञ ही उसे समझ पा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। परिकल्पना प्रमाणित करने योग्य होनी चाहिए। परिकल्पना क्या है जो हमने करी वो प्रमाणित करने योग्य होनी चाहिए, मतलब उसका हम परीक्षण कर पाए, उसे प्रमाणित कर पाए, तो ये थी इसकी विशेषताएं। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है उसकी विशेषताएं, तो आप इतना इस तरह से लिख के इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ लें तो आपको इसको डिस्क्राइब करना होगा डिटेल से, जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है। तो बुक में किस तरह से दे रखा है एक बार वो भी हम जान लेते हैं। ठीक है, आप चाहें तो आप पेंसिल लेके बुक और पेंसिल लेके बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर बता दूँगी कहाँ तक आपको लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब पेपर में लिखने बैठते हैं हमारे पास क्या होते हैं, वर्ड लिमिट होती है, टाइम लिमिट होता है, हम उतना नहीं लिख सकते जितना बुक में बहुत डिस्क्राइब करा होता है, तो हमें जो उसका निचोड़ होता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वही लिखने होते हैं। तो मैंने वहाँ तक क्या निशान लगाए हुए हैं। पहली विशेषता है परिकल्पना का स्वरूप विशिष्ट होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक होना, हाइपोथेसिस मस्ट बी स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब क्या है, परिकल्पना का स्वरूप विशिष्ट होना चाहिए जिससे वैज्ञानिक रूप से एक ही समय में हम समस्त पक्षों का अध्ययन कर सके। विशिष्ट होना चाहिए, मतलब अगर एक समय में हम एक वर्ड की बोल रहे हैं तो उसमें जिस चीज़ के बारे में हो रहे उसके अधिकांश लक्षण क्या होने चाहिए, इंक्लूड होने। जैसे हम साइंस में बोलते हैं वर्टिब्रेटा, अगर हमने वर्टिब्रेटा बोल रहे तो हमें किसी भी एनिमल का हमने बोला कि ये वर्टिब्रेटा ग्रुप का है, तो मतलब हमें उसके हजारों लक्षण के बारे में एक साथ पता चले। वर्टिब्रेटा मतलब वर्टिबल कॉलम होगा। ठीक है, उसमें क्या होंगे, उसके लिम्फ ऐसे होंगे, उसे आंखें होंगी, उस पूंछ होगी, ये सब हमारे एक ही झटके में एक ही वर्ड से क्या डिस्क्राइब हो जाते हैं। तो यही बात वो करने चाहते हैं कि स्पेसिफिक होना चाहिए ताकि एक ही समय में उसके समस्त पक्षों का अध्ययन किया जा सके। इससे क्या होगा, इससे उसकी सत्यता की जांच संभव हो सकती है, सत्यता की जांच करना सरल हो जाता है, संभव हो जाती है। तो इसका मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक बहुत है इसका आंसर, तो मैं यहीं तक इसको समझाऊंगी, आप आगे अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगला जो है उपकल्पना अवधारणात्मक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। उपकल्पना या परिकल्पना या हाइपोथेसिस की जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर 10 आदमी बात करें तो एक ही आंसर निकले, 1000 आदमी बात कर ले तो एक ही आंसर निकलना चाहिए। ये नहीं कि 1000 लोग बात करें और 1000 अलग अलग आंसर निकल रहे, तो उसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो परिकल्पना वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण होता है। जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते, समस्या का समाधान करते हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है वहाँ पे परिकल्पना होता है, इसीलिए बड़े वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रमुख विशेषता स्पष्ट होनी चाहिए, इसलिए जो प्रमुख पद है वो स्पष्ट होना चाहिए। यदि अतः परिकल्पना में स्पष्टता नहीं होगी तो क्या होगा, परिकल्पना स्पष्टता नहीं हो तो किसी विशेष तथ्य, जो स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी विशेष तथ्य से संबंधित किसी विशेष तथ्य से संबंधित विभिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रकार की अवधारणा बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस का जब तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था तब तक लोग उसके बारे में अलग अलग बात करें, उसके सिम्टम को लेके
अलग अलग बात है। कोई कहता है कि सामान्य सर्दी जुकाम है, कोई कह रहा है कि इतना डेंजर है, कोई कहते हैं ऐसा हो रहा है, कोई कहते हैं जेनेटिक मटेरियल ऐसा है, उसका स्वरूप ये है। जब तक क्या नहीं थी, उसकी स्पष्टता नहीं था, वो क्लियर नहीं था कि एक्चुअल में है क्या। जब उसकी क्लियरता होगी, स्पष्टता होगी, तब सबके मन में जो भी आंसर देगा एक जैसे आंसर दे रहे हैं, सबको पता है अब क्या है। ठीक है, तो वही बात वो करनी चाहिए। अगर स्पष्ट नहीं होगी हमारी परिकल्पना तो अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग धारणाएं बन सकती हैं। परिकल्पना की अवधारणात्मक रूप से स्पष्टता का तात्पर्य है, उसका अर्थ है कि परिकल्पना में निहित अवधारणा, परिकल्पना जो कॉन्सेप्ट है वो स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए, स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि किस बारे में बात की जा रही है। नंबर 2, परिभाषाएं स्पष्ट रूप से व्यक्त होनी चाहिए, जिससे कि सामान्य लोग भी उसे सही एवं वास्तविक रूप से समझ सके। जो हम परिभाषा दे रहे हैं वो भी स्पष्ट रूप से व्यक्त होनी चाहिए, उसमें स्पष्ट रूप से मतलब उसमें ऐसे शब्द यूज होने चाहिए जो सामान्य लोग समझ सकें, ऐसे टेक्निकल वर्ड उसमें यूज़ नहीं करने चाहिए, जिससे कि सामान्य लोग भी उसे सही रूप से और उसी रूप में समझ सकें जिस रूप में वो लिखी जा सके। ऐसा ना हो कि हमने बहुत टेक्निकल वर्ड उसमें यूज़ किए जिससे अलग अलग लोग उससे अलग अलग अर्थ निकाले। तो इसलिए हमेशा भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सामान्य लोग उसे ईजिली समझ सकें। ठीक है, तीसरी के और बढ़ते हैं। परिकल्पना उपलब्ध तकनीकों से संबंधित होनी चाहिए, जो तकनीकियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं उनसे संबंधित होनी चाहिए। परिकल्पना का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सत्यता की जांच संभव है या नहीं, क्योंकि अगर परिकल्पना की सत्यता की जांच संभव नहीं होगी तो उसे उपयोगी नहीं कहा जा सकता। और संभव कब होगी, जो हमारी टेक्निक के अकॉर्डिंग होगी, जब हम उसकी जांच कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। परिकल्पना समस्या का प्राप्त उत्तर होना चाहिए, मतलब जो परिकल्पना है, जो हमारी प्रॉब्लम है जिसको लेके हमने परिकल्पना बनाई है, वो उसका उत्तर होना चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए। एक अच्छी परिकल्पना वह है जो समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त उत्तर या समाधान बताए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। परिकल्पना सिद्धांतों के किसी भाग से संबंधित होनी चाहिए, सिद्धांतों के किसी भाग से वो जुड़ी हुई होनी। सामाजिक अनुसंधान में लगे हुए विद्यार्थी प्राय समस्या का चयन करते हैं। समाज में कोई समस्या चल रही है तो उन्होंने वो समस्या चुन ली, जो रिसर्च कर रहे हैं कि हम इसका समाधान ढूंढेंगे। कई बार वो ऐसी समस्या ढूंढ लेते हैं जो कि ना तो उनकी रुचि के अकॉर्डिंग होते हैं, ना वो इतनी ज़्यादा उन्हें अट्रैक्ट करती हैं, बट वो उसे क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं, उसको समाधान करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, वे यह नहीं सोचते कि इस प्रकार के अनुसंधान से विद्यमान सिद्धांतों की सहायता पहुंचेगी या नहीं। जो सिद्धांत हमारे पास हैं, अगर हम वो रिसर्च कर रहे हैं, उसमें सहायता पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। परंतु एक विज्ञान तभी प्रगतिशील बनता है जबकि विद्यमान तथ्य व सिद्धांत समूह पर सुप्रतिष्ठित होते हैं। एक विज्ञान तभी ज़्यादा प्रगतिशील बनता है जो तथ्य सिद्धांत उसके पास है वो बार बार क्या सिद्ध हो, प्रतिष्ठित हों, तभी जाके क्या होते हैं, वो सही होते हैं। मतलब इसका बोलने का जो निष्कर्ष है वो ये है कि जो सिद्धांत हमारे पास है, ठीक है, परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए कि उन सिद्धांतों को बार बार पुष्टि करे। ऐसा ना हो कि हम ऐसी परिकल्पना बनाए जिसके लिए सिद्धांत ही नहीं बने हुए हैं, या हम उसके लिए नए सिद्धांत बनाए तो वहाँ पे क्या होती है, परिकल्पना हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, हम उसे जल्दी से सिद्ध नहीं कर पाते, और जब तक हम उसे सिद्ध नहीं करेंगे तब तक वो हमारे लिए उपयोगी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। परिकल्पना समस्या का सरलतम उत्तर होने चाहिए, यानी परिकल्पना समस्या का उत्तर सरल रूप में प्रस्तुत करे। उसका उत्तर तो दे, लेकिन उसका रूप भी सरल होना चाहिए, सरल शब्दावली होनी चाहिए उसमें। ठीक है, जिससे कि सामान्य व्यक्ति भी उसके निष्कर्ष को ठीक प्रकार से समझ सके। उसका जो निष्कर्ष निकल रहा है, सामान्य व्यक्ति उससे आसानी से समझ सके। परिकल्पना की शब्दावली सरल एवं स्पष्ट हो तथा उसकी लंबाई ना तो अधिक होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। अगर कम वर्डों में लिख दिया तो उसको स्पष्ट नहीं समझ पाएंगे, अगर ज़्यादा वर्डों में लिखे तो आगे की चीज़ों को समझते पीछे की चीज़ों को भूल जाएंगे क्या बताना चाहे, जिससे कि वो एक निष्कर्ष पर नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, भ्रमपूर्ण या जटिल परिकल्पनाओं के परीक्षण से काफ़ी कठिनाई आते हैं। भ्रमपूर्ण या जो कठिन परिकल्पना है उससे क्या है, कठिनाइयाँ आती हैं। अगर परीक्षण भी किया जाए तो उसके प्राप्त परिणाम संदिग्ध होते हैं, उसके प्राप्त परिणामों पर हम पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते कि ये सही है कि नहीं है। इसलिए परिकल्पना कैसे होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए एंड
स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परिकल्पना प्रमाणित करने योग्य होने चाहिए, यानी परिकल्पना को हम क्या करें, प्रमाणित कर सके ऐसी होनी चाहिए। यानी ऐसी परिकल्पना शोध के लिए अनुपयोगी या अव्यवहारिक होती हैं, जिनका परीक्षण संभव नहीं, जिनका टेस्ट संभव नहीं होते हैं, उनका क्या है, अनुसंधान में रिसर्च में कोई यूज नहीं है, बेकार होती है। ठीक है, संभव ना, जिन्हें प्रमाणित ही नहीं किया जा सके, ऐसी जो परिकल्पना है वो क्या होते हैं, बेकार होते हैं। तो इसी के साथ क्या हमारा लेक्चर कंप्लीट होते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।